गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज़्म या क्रियाविधि को ही हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने मैकेनिज़्म में लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। लाइट रिएक्शन के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया है। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म में वो है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और उसमें है डार्क रिएक्शन। ठीक है, हाँ, जब हमने बेसिक चीज़ें देखी थी फोटोसिंथेसिस की तब मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो मेनली आपका दो प्रोसेस में होता है या दो चरण होते हैं, इसके दो स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे हम, और डार्क रिएक्शन के तीन जो प्रोसेस होते हैं C3, C4 और CAM, या फिर हम बोल सकते हैं तीन जो टाइप है। ठीक है, C3, C4 और CAM, उसमें से हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो है केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले तो डार्क रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं कि डार्क रिएक्शन होती क्या है। सो डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। लाइट रिएक्शन में हमने देखा था कि ATP NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम में देखा था कि जो प्रोसेस है, फोर्थ जो स्टेप है लाइट रिएक्शन का, जिसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब का प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है, तो प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंतर्गत होता क्या है, ATP का सिंथेसिस होता है। और ATP के सिंथेसिस के लिए हमने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक की प्रोसेस देखी थी, जहां पर साइक्लिक जो था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें केवल और केवल ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंतर्गत ATP के साथ साथ में आपका NADPH2 और जो O2 का फॉर्मेशन भी हो रहा था, क्योंकि वहां पर है ना नॉन साइक्लिक के अंतर्गत हमारी जल का जो अपघटन है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो देखने को मिलता है। सो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं डार्क रिएक्शन। अब डिफरेंस क्या है लाइट और डार्क रिएक्शन के अंतर्गत? तो लाइट रिएक्शन तो होती थी हरित लवक जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है, उसके ग्रेनम वाले पोर्शन में होती थी, जबकि डार्क रिएक्शन जो है उसका प्लेस कहाँ है, होता तो हरित लवक में ही है, लेकिन कहाँ पर होता है, तो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होती है। ठीक है, तो कहाँ पर होती है, तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के स्ट्रोमा में, ये हम इसको बोल सकते हैं प्लेस। ठीक है, प्लेस का मतलब क्या हो गया कि ये डार्क रिएक्शन जो है वो होती कहाँ पर है। ठीक है, तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, है ना। प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर हमको लाइट की नीड नहीं होती, मतलब कि ये इतना ज़रूरी नहीं है कि लाइट की जो नीड है ना वो हो। ठीक है, मतलब कि लाइट रिएक्शन के अंतर्गत प्रकाशिक अभिक्रिया थी, क्योंकि वो पिगमेंट्स के थ्रू हो रही थी, लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी, इसीलिए वहां पर लाइट की जरूरत थी। ये दिन और रात कभी भी हो सकती है, मतलब यहाँ पर लाइट की कोई भी नीड नहीं है। तीसरी बात, जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, वो लाइट रिएक्शन की अपोजिट है। वहां पर क्या हो रहा था, ATP NADPH2 ये सब बन रहे थे और उनका यूज जो है वो यहाँ पर होता है, मतलब कि प्रकाशिक अभिक्रिया में जितनी भी ATP NADPH2 और O2 बने थे वो यहाँ पर क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा डार्क रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन, क्योंकि डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ब्लैकमैन थे, इसीलिए हम इस रिएक्शन को या हम इस प्रोसेस को ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, इसको कार्बन फिक्सिंग पाथवे भी बोलते हैं, कार्बन फिक्सिंग पाथवे मतलब कार्बन का स्थिरीकरण पथ, कार्बन का स्थिरीकरण पथ। इसके अलावा हम इसको और क्या बोलते हैं, CO2 स्थिरीकरण, है ना, CO2 फिक्सिंग पाथवे भी इसको हम बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है डार्क रिएक्शन के, क्योंकि इस प्रोसेस में CO2 का मतलब एनवायरनमेंट में जो भी CO2 होती है उसका यूज किया जाता है, उसको स्थिरीकृत किया जाता है और आगे जो ग्लूकोज फॉर्मेशन जो होता है, क्योंकि हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें जो इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O, तो वो एनवायरमेंटल जो CO2 है उसका यूज करके, उसको फिक्स करके हम क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज का
फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से डार्क रिएक्शन के अदर नेम में हम बात करेंगे, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं हम, कार्बन फिक्सिंग पाथवे भी बोलते हैं हम इसको, कार्बन स्थिरीकरण पथ भी बोलते हैं। इसके अलावा CO2 फिक्सिंग पाथवे भी बोलते हैं, CO2 का जो स्थिरीकरण पथ है या ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट में जितनी भी CO2 उपस्थित है उसका क्या करेंगे हम, स्थिरीकरण करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन पढ़ते हैं इस प्रोसेस के अंतर्गत। इसके अलावा डार्क रिएक्शन के मेन पॉइंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके एंजाइम्स हैं या फिर एंजाइम्स जो हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। कार्बन का फिक्सिंग होता है, मतलब कि इसमें 30 कार्बन का एक कन्वेयर बेंड होता है। तो उस 30 कार्बन में कितने अणु, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, क्योंकि हम ग्लूकोज के फॉर्मेशन की पाथवे पढ़ते हैं तो इसमें कार्बन का भी फिक्सेशन जो है वो 30 कार्बन, मैंने बोला 30 कार्बन का एक कन्वेयर बेंड होता है जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स में बांट करके इसको पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन होती क्या है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो डार्क रिएक्शन के मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज C3, सेकेंड इज C4 एंड थर्ड इज CAM। ठीक है, C3, C4 एंड CAM, 3 टाइप्स के, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में कोई भी मतलब अलग अलग प्लांट्स में होने वाली ये नहीं, इसकी स्टेप्स नहीं है, ये इसके टाइप्स हैं। मतलब C3 जो साइकिल है, C3 साइकिल है वो अलग अलग प्लांट्स में, लाइक मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स जो भी हैं आपके उसके अंतर्गत C3 साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। कैसा होता है वो हम आगे बात करेंगे। C3 साइकिल को हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, वैसे ही C4 साइकिल को हम बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। ठीक है, और CAM को हम बोलते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये जो साइकिल है वो एक स्पेशल कुल है, एक स्पेशल फैमिली है जिसको हम बोलते हैं क्रेसुलेसी फैमिली, वहां पर ये देखने को मिलता है, उसके प्लांट्स के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से डार्क रिएक्शन जो है वो हमारी 3 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होती है। 3 प्रोसेस ना बोल करके 3 टाइप्स में होती है, और कौन कौन से प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन या साइकिल होती है हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें C3 साइकिल की, जैसे कि हमने बोला केल्विन बेंसन चक्र भी बोलते हैं हम इसको, केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। C3 साइकिल मतलब कि कार्बन कितने हैं यहाँ पर, C3 का मतलब होता है कि जो इस साइकिल के अंतर्गत जो प्रोडक्ट एनवायरमेंटल की CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है वो कहलाता है प्राथमिक ग्राही, और वो एनवायरमेंटल CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद में एक एंजाइम की सहायता से सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनाता है वो 3 कार्बन वाला होता है, और सबसे पहला जो प्रोडक्ट है C3 साइकिल का वो है 3PGAL या 3PGA। ठीक है, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला है, फर्स्ट प्रोडक्ट है और 3 कार्बन वाला है, इसीलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम है 3PGA मतलब कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो डिफरेंस क्या हो गया, C3 साइकिल में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, 3 कार्बन वाला। सेकेंड हम बात करें C4 की तो सेम चीज है, यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहला उत्पाद जो बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। और सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि है आपका 4 कार्बन का, इसीलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। और क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में तो क्या है, स्पेशल टाइप के जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, कुल होता है एक क्रेसुलेसी जिसके अंदर ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि C3 साइकिल जो है वो क्या है। अब हमारे जितने भी नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे वो डार्क रिएक्शन से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि हमको डार्क रिएक्शन के तीनों जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो आज हम सबसे पहला जो टाइप है वो डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं C3 साइकिल।
सबसे फर्स्ट टाइप है इसका C3 साइकिल, C3 साइकिल या फिर केल्विन बेंसन चक्र। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि C3 साइकिल को C3 क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो 3PGA होता है, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो है वो ब्लैकमैन के द्वारा सबसे पहले बताई गई थी वैसे तो डार्क रिएक्शन में सबसे मेन जो वर्क है जैसे केल्विन का माना जाता है, क्योंकि केल्विन और उसके साथियों ने क्या किया था, एक यूनिसेल्युलर एल्गी है जिसको हम बोलते हैं क्लोरेला, और एक और है सिंडेस्मस, जिसमें इन्होंने जो लेजर टेक्निक है उसके द्वारा पौधों में होने वाली डार्क रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये जनरली पूछा जाता है कि जो यूनिसेल्युलर एल्गी है कौन सी, क्लोरेला, उसके अंदर C4 समस्थानिक का यूज किया था उन्होंने, लेजर टेक्निक के द्वारा इन्होंने स्टडी किया और डार्क रिएक्शन के बारे में बताया। ठीक है, अब केल्विन ने C3 साइकिल दिया था, इसीलिए केल्विन को केल्विन के नाम से भी जानी जाती है ये साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, C3 चक्र, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3PGA होता है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेन है, तो C3 साइकिल में सबसे पहला प्रोडक्ट तो यही होता है, लेकिन एनवायरमेंटल CO2 को जो एब्जॉर्ब करने वाला होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जितनी हमने बोला था कि डार्क रिएक्शन में होता क्या है, तो CO2 को अवशोषित किया जाता है या CO2 को फिक्स किया जाता है, तो एनवायरमेंटल CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला सबसे पहला जो ग्राही होता है, एक्सेप्टर होता है, वो कौन होता है इसमें, RUDP। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्टर बोल सकते हैं हम, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, राइबुलोज डाइफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, इसको RUBP के नाम से भी जाना जाता है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो सबसे पहला CO2 का जो एक्सेप्टर है वो कौन है, RUDP, C3 साइकिल के अंदर। ठीक है, अब ये जो RUDP है या फिर RUBP है, वो एक एंजाइम की सहायता से सबसे पहला प्रोडक्ट बनाता है 3PGA। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि आपका 3 कार्बन युक्त जो है प्रोडक्ट है। अब हमने बोला कि एक एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट करता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो हमारे पास में हमने बोला कि C3 साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो C3 साइकिल में होता क्या है, तो सबसे पहला CO2 का जो एक्सेप्टर है, एनवायरमेंटल CO2 को जो स्थिरीकृत करने वाला प्रोडक्ट है वो कौन है, RUDP। ठीक है, RUDP को हम RUBP भी बोलते हैं, तो राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ठीक है, और बनने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट है 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन वाला है। एंजाइम कौन सा है, तो रुबिस्को राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन सा हो गया, एंजाइम इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि C3 साइकिल जो है वो मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं डाइकोट उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेज है, ठीक है, या फिर राइस, वीट है ना, गेहूं है, राइस मतलब चावल, तो इनके अंदर C3 साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। अब हम इसकी स्टेप्स की बात करें, तो C3 साइकिल जो है वो फर्दर आपकी 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। C3 साइकिल 3 स्टेप्स के अंदर फॉलो होता है। सबसे पहला जो स्टेप है इसका, अगर हम बात करें इसके 3 स्टेप्स की, तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं इसके। सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सेकेंड जो स्टेप है इसका वो है रिडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ शुगर, और लास्ट जो स्टेप है इसका वो है रीजनरेशन ऑफ
DP या RUBP। बाईफॉस्फेट बोलो या फिर डाइफॉस्फेट, एक ही बात होती है, ठीक है। तो जो C3 साइकिल है अगेन वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा जो स्टेप है इसका वो है रिडक्शन, और तीसरा जो स्टेप है इसका वो है रीजनरेशन ऑफ RUBP या फिर RUDP, ठीक है। सबसे पहले अगर हम कार्बोक्सिलेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है वातावरण की CO2 को स्थिरीकृत करना, वातावरण की एनवायरमेंटल जो CO2 है उसको फिक्स करना, तो वो क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन। मतलब ये जो चीज है, मतलब कि सबसे पहले RUDP जो है वो एनवायरमेंटल CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद में CO2 को स्थिरीकृत करने के बाद में रुबिस्को की हेल्प से सबसे पहला प्रोडक्ट बना देता है 3PGL। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है कार्बोक्सिलीकरण या फिर कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एनवायरमेंटल CO2 को फिक्स करने के बाद में एंजाइम की सहायता से जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स जो है वो किसके अंतर्गत आती है, कार्बोक्सिलीकरण के अंतर्गत। सेकेंड जो स्टेप है वो है रिडक्शन या फिर अपचयन, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, अपचयन, ठीक है। रिडक्शन या फिर अपचयन के अंतर्गत क्या होता है, ये जो 3PGA बना है, 3PGA जो बना है उसका अपचयन होगा और एट द एंड क्या फॉर्म होगा, शुगर फॉर्म होगा, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। और जब मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो होता है CO2 से। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, CO2 को स्थिरीकृत करने के बाद में जो 3PGA बना है उस 3PGA के रिडक्शन से ही एट द एंड में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है हमने बोला था ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, है ना, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस है, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक ही रिएक्शन में आपका ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के CO2 के रिडक्शन से ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं CO2 एब्जॉर्ब होने के बाद में जो 3PGA है उसके रिडक्शन से क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। और हमने देखा था कि H2O के ऑक्सीकरण से फॉर्म होता है O2। H2O मतलब जब जल का क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तब हम देखते हैं कि O2 का फॉर्मेशन होता है। तो 12 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होगा तो हाफ O2 बनेगी, है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होगा तो कितना बनेगा, हाफ O2 बनेगी। तो यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है तो कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक में हाफ बनती है इसीलिए 12 में कितने बन जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिडक्शन से ग्लूकोज फॉर्म होता है। लास्ट है रीजनरेशन ऑफ RUDP या फिर RUBP, मतलब कि अब अगेन जो प्रोसेस है जो स्टार्ट हुई थी कहाँ से, RUBP या फिर RUBP से, तो वापिस से एट द एंड RUMP बनेगा और उस RUMP से वापिस से RUDP फॉर्म हो जाएगा। और RUDP वापिस फॉर्म होगा तो वापिस से C3 साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चालू हो जाएगी, क्योंकि RUDP बनेगा वापिस से वो एनवायरमेंटल CO2 को क्या करेगा, फिक्स करेगा। तो इस तरीके से एक कंटिन्यूस जो साइकिल है वो इसका चलता रहता है और RUDP के फॉर्म होने के बाद में वापिस से क्या बन जाएगा, वापिस से ये प्रोसेस जो है C3 साइकिल की वो चलती रहेगी, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल का कितनी बार होना जरूरी है, 6 बार, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी C3 साइकिल चाहिए हमको, 6, ठीक है। 6 बार होगी तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होगा। तो इस प्रकार से C3 साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। हम PPT में देख लेते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, इसी को हम फर्दर आगे ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन होती क्या है, केल्विन साइकिल और रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले डार्क रिएक्शन की बात करें तो द टर्म डार्क रिएक्शन वॉज यूज्ड बाय ब्लैकमैन इन 1905। ठीक है, बट नॉलेज ऑफ द एक्चुअल एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम पॉसिबल इन 1946 विद द ट्रेजर टेक्निक एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स बाय मेल्विन कैल्विन एंड कलिंग्स। ठीक है, मेल्विन कैल्विन का वर्क है इनके ऊपर और उन्होंने यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला के ऊपर काम किया था। क्लोरेला की जो स्पीशीज़ है पायरेनोइडोसा एंड सिनेडास्मस की स्पीशीज़ के ऊपर इन्होंने वर्क किया था और इस साइकिल के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में सबसे पहले बताया। डार्क रिएक्शन के अंतर्गत पॉइंट्स क्या क्या होते हैं तो हमने पहले डिस्कस किया था कि डार्क रिएक्शन जो है उसमें 3 टाइप्स पढ़ते हैं हम जनरली। सबसे पहला है C3 साइकिल, दूसरा है हेक्सलेक साइकिल और थर्ड है हमारा क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम साइकिल के बारे में देख लेते हैं। C3 साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम मेंशन करते हैं। हमने 3 जो हम स्टेप्स है उसके बारे में डिस्कस किया था, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस में हमने बात करी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस का फॉर्मेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं C3 साइकिल। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर केल्विन साइकिल जो है वो ड्रॉ करके रखा है। तो केल्विन साइकिल जो है ना, C3 साइकिल जिसको हम बोलते हैं, हमने पहले डिस्कस किया कि इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा हो रही है, RUDP। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा होती है, RUBP या फिर RUDP। RUBP या फिर RUDP का जो फुल फॉर्म है वो है राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट या राइबोलोस 1,5 डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले एनवायरमेंटल CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो प्रोडक्ट है, जो शुरुआत है वो यहाँ से हो रही है क्योंकि एनवायरमेंटल CO2 को फिक्स करने वाला प्रोडक्ट RUBP है। अब यहाँ पर एक एंजाइम है रुबिस्को, जो कि हेल्प करता है इस RUBP को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, जो कि आपका है 3PGA। और ये प्रोडक्ट आपका 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, इसीलिए हम साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं। अब इसके मॉलिक्यूल, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, RUBP के 12 मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करते हैं, 3PGA के 12 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब 3PGA किसमें कन्वर्ट होता है, हमको सारे प्रोडक्ट्स के नाम याद रखने हैं। 1,3-डाई-PGA में 1,3-डाई-PGA मतलब कि 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल है, 12 मॉलिक्यूल है। कार्बन का नंबर कितना है, 3। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसमें कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। अब इसका जो है वो रिडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो रिडक्शन से एट द एंड हमको ग्लूकोज मिलेगा। तो इसके बीच में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो 1,3-डाई-PGA है वो कन्वर्ट होता है आपका 3PGAL। 3PGAL स्टैंड्स फॉर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, इसके ये भी 3 कार्बन वाला है, मॉलिक्यूल कितने हैं, 12। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल ही है सबके, और सबके कार्बन नंबर अभी तक जितने भी आए उसके कार्बन नंबर कितना है, 3 कार्बन वाला है। अब 3PGA और 1,3-डाई-PGA के बीच में 12 ATP जो है वो यूज में लिए जाते हैं। 12 ATP का उपयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए, ADP। तो आप ये देख सकते हैं कि C3 साइकिल जो है उसमें जो क्रिया कारक है, मतलब किससे कौन बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो ATP NADPH2 का यूज होता है, CO2 का भी यूज होता है, और बनता क्या क्या है, तो ADP NADP और O2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इनका यूज हो रहा है। तो 12 मॉलिक्यूल ATP के यूज होते हैं, जो बनते कहां पर है, लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन में बनने वाले मॉलिक्यूल यहां पर यूज में लिए जाते हैं। 3PGAL हो गया। अब ये 3 कार्बन वाला 12 मॉलिक्यूल, अब ये 12 मॉलिक्यूल डिवाइड होते हैं 2, 5, 3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स में। 2, 5, 3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स में, जिसमें से जो 5 मॉलिक्यूल है वो तो बनाते हैं DHAP। DHAP क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो DHAP के कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 मॉलिक्यूल, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल कुछ और बनाते
6 फॉस्फेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो हेक्सोस 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ये 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, जिसमें से इसके दो हम इसके भी दो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, दो भाग कर लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल। तो हेक्सोस 6 फॉस्फेट का जो एक मॉलिक्यूल है वो तो फॉर्म करता है ग्लूकोज। हेक्सोस 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में कार्बन नंबर कितना होता है? 6 होता है, C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब हेक्सोस 6 फॉस्फेट है, उसका हमने बोला कि एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज फॉर्म कर लेता है, बचा कितना? 7, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हेक्सोस 6 फॉस्फेट का जो दूसरा 2 मॉलिक्यूल है वो और 3PGAL के जो 2 मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं? एक तो बनाता है एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट और एक बनाता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके, एक ने तो बना दिया एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट और एक ने बना दिया ज़ाइलुलोज 4 फॉस्फेट। तो 2 मॉलिक्यूल है एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के, ये 2 मॉलिक्यूल आगे किस क्या बनाते हैं? तो स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। मतलब कि जो ये प्रोसेस थी यहाँ से यहाँ तक, ये तो कहलाए कार्बोक्सिलेशन, और जब 3PGAL का या 3PGA का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज मतलब शुगर का फॉर्मेशन हुआ। ये प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन और शुगर फॉर्मेशन, मतलब 2 स्टेप्स जो है हमारे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। थर्ड की हमने बात करी कि जो हेक्सोस 6 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल है और आपके 3PGAL के 2 मॉलिक्यूल है, वो क्या बनाते हैं? 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक तो बना रहा है एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट का एक प्रोडक्ट और दूसरा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल इसके बन गए और 2 मॉलिक्यूल इसके हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट है वो क्या बना रहा है? स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल हैं स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, कार्बन नंबर कितना है यहाँ पर? 7। नेक्स्ट ये कन्वर्ट होता है स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। ठीक है, इधर भी आपका कार्बन नंबर कितना है? 7, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। अब 2 मॉलिक्यूल है स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल है किसके? 3PGAL के। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले ही डिवाइड कर दिया 2, 5, 3 और 2 में, तो 2 मॉलिक्यूल इसके और 2 मॉलिक्यूल इसके, ये मिलकर के फॉर्म करते हैं क्या? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। क्या फॉर्म करते हैं? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, किस कौन कौन से? स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL। ठीक है, अब क्या बना दिया? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 है वो भी देख लिया। कार्बन नंबर कितना है? C5, मतलब 5 कार्बन वाला यौगिक है ये। अब ये, ठीक है, ये जो कंटिन्यूसली आपका फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है आपका RUMP। ठीक है, तो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो मिलकर के क्या बनाता है? RUMP बनाता है। कितने मॉलिक्यूल वाला स्ट्रक्चर है ये? 6 मॉलिक्यूल वाला स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये RUMP जो है वो किससे बन रहा है? RUMP बन रहा है, 4 मॉलिक्यूल तो हैं ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल हैं आपके इसके। ठीक है, यहाँ पर जो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बन रहा था वो किस किस से बन रहा था? 2 मॉलिक्यूल इसके और 2 मॉलिक्यूल इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्म हुआ। अब इससे RUMP फॉर्म हुआ। कितने कार्बन वाला है? आपके 5 कार्बन वाला परमाणु है, मॉलिक्यूल है, या फिर हम बोल सकते हैं 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। और मॉलिक्यूल कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल। कार्बन अलग है, मॉलिक्यूल अलग है। मॉलिक्यूल्स का मतलब हो जाता है कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो यहाँ पर RUMP बना और यही RUMP क्या बना देता है? RUBP के बना देता है। तो RUMP से RUBP का बनना क्या कहलाता है? रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUMP या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप मतलब कि जो केल्विन साइकिल की थर्ड स्टेप है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ RUDP या फिर रीजनरेशन ऑफ RUBP, मतलब कि RUBP का पुनर्निर्माण कैसे होता है। तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल चलता है जिसमें एट द एंड जो है ये सारी प्रोसेस होने के बाद में, मतलब कि सबसे पहला प्रोडक्ट बनने के बाद में, पहला प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। दूसरा जो हमारा शुगर फॉर्मेशन या फिर ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन
होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और थर्ड जो है रीजनरेशन ऑफ RUMP या RUBP, इसका मतलब होता है RUBP को पुनः बनाने की जो प्रोसेस है। तो इस प्रकार से इन 3 स्टेप्स के अंदर हमारा जो केल्विन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के यूज में लिए जाते हैं और यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 के यूज में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है RUBP पुनः बन जाता है, और जैसे ही RUBP बनता है तो वो वापस से क्या कर लेता है, साइकिल स्टार्ट कर देता है, वापस से CO2 का स्थिरीकरण स्टार्ट कर देता है। हम आगे देखते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल जिसको हम बोल रहे हैं। तो दिस साइकिल डिस्कवर्ड बाय केल्विन, इट इज़ नॉन बाय मैनी नेम्स सच एज C3 साइकिल। मतलब केल्विन साइकिल को हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि C3 साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल, डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, इतने है ना। डार्क रिएक्शन मतलब अप्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैकमैन रिएक्शन कार्बन पाथ ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बेशम और केल्विन साइकिल, ठीक है, कार्बन डिसऑर्गेनाइजेशन एंड द रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल। इतने सारे नामों से हम जानते हैं क्योंकि इन सब में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीलेशन भी हो रहा है, कार्बन पाथ भी बोलते हैं क्योंकि कार्बन का 30 कार्बन का एक कन्वेयर बेल्ट होता है। C3 साइकिल इज अ टाइप ऑफ कन्वेयर बेल्ट ऑफ 30 कार्बन, 30 कार्बन का एक चक्र होता है, एक बैंड होता है, ठीक है, इन विच 6 कार्बन मतलब 6 कार्बन मतलब CO2, 6 कार्बन CO2 एंटर्स इट्स साइकिल, ठीक है। 6 कार्बन वाला आपका CO2 जो है वो हर साइकिल में क्या होता है, एंटर करता है, क्योंकि उसी का फिक्सेशन होता है। अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड एंड अ साइकिल ऑफ 30 कार्बन कंटिन्यूस, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और 30 कार्बन की जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। C3 द साइकिल इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। ये जो फॉर्मेशन ऑफ शुगर वाला जो पॉइंट है वो आपका रिडक्शन में ही आता है, और लास्ट है हमारा रीजनरेशन ऑफ RUDP। ये ही इसका हिंदी फॉर्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। तो कार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस है, द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 इन फोटोसिंथेसिस इज RUDP। जैसा कि हमने पहले बात करी कि फर्स्ट जो एक्सेप्टर होता है या रिसेप्टर होता है जो एनवायरमेंटल CO2 का एक्सेप्ट करता है वो आपका कौन होता है, RUDP, राइबोलोज डाइफॉस्फेट, है ना। 5 कार्बन वाला यौगिक है ये। CO2 and RUDP combines together to form a temporary product या compound of 6 carbon decomposes immediately to form 2 molecule of phosphoglyceric acid, ठीक है। वो जनरली आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाने में, मतलब कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि 12 मॉलिक्यूल लिखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जो साइकिल जो है या फिर एक ग्लूकोज अणु के बनने के लिए, है ना, C3 साइकिल को कितनी बार रिपीट होना पड़ता है, 6 बार, ठीक है। तो C3 चक्र 6 बार होगा एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार में पहली प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। दिस प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम कॉल्ड राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को, ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कॉल्ड रुबिस्को एंजाइम के थ्रू ये प्रोसेस जो है वो कैटेलाइज होती है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन ऑफ 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब कि 1,3-डाई PGA प्रोड्यूस्ड in the first step is done with the help of NADPH2 in phosphoglyceraldehyde which are obtained by light reaction. This action is catalyzed by the enzyme phosphoglyceraldehyde dehydrogenase, ठीक है। कि कुल मिलाकर के जो 1,3-डाई PGA था उसका रिडक्शन होता है, उसका अपचयन होता है और NADPH2 की सहायता, NADPH2 जो है NADPH2 कन्वर्ट होता है NADP के अंदर, ठीक है, उसकी सहायता से होता है, जो कि ये NADPH2 हमको मिला कहाँ से था, लाइट रिएक्शन में हमने देखा था कि लास्ट जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस थी उससे हमको मिला था ATP, NADPH2 और O2, ठीक है। ये हो गया। यह क्रिया जो है वो कौन से एंजाइम के थ्रू कैटेलाइज होती है, तो हमने बोला फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम के थ्रू ये जो प्रोसेस है वो कैटेलाइज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ शुगर। फॉर्मेशन ऑफ शुगर का मतलब क्या हो गया कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज की कैसे फॉर्मेशन कैसे होता है, तो 2 of the 12 molecule of 3PGAL
मतलब कि 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल किसके 3PgAl के एंड 3 DHAP आर इन्वॉल्व इन शुगर फॉर्मेशन। आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल तो 3PgAl के और 3 मॉलिक्यूल जो है वो DHAP के, ठीक है। ये हेल्प करते हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कंबाइंडली होकर के क्या बना देते हैं, एट द एंड ग्लूकोज बना देते हैं और उसके बाद में वापस से RUDP के 6 अणु बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि 3PgAl के कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। 12 अणुओं में से 2 अणु तो इसमें काम में आते हैं, ठीक है, और बाकी के जो 10 अणु है वो काम में आ जाते हैं RUDP के वापस से फॉर्मेशन के लिए। तो लास्ट स्टेप हमारी इसमें आ जाएगी रीजनरेशन ऑफ RUDP, मतलब कि RUDP या RUBP का पुनर्निर्माण, ठीक है। यहाँ पर भी आप RUBP और RUDP लिख सकते हैं। रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ DHAP एंड PgAl आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ शुगर दे आर फर्दर कंडेंस्ड फ्रॉम इच अदर टू फॉर्म 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUDP। मतलब कि जो बचे हुए 10 मॉलिक्यूल्स थे किसके DHAP और 3PgAl के, वो आफ्टर ग्लूकोज फॉर्मेशन क्या हो जाते हैं, इसमें क्या किसमें लग जाते हैं, RUDP को वापस से बनाने में लग जाते हैं। तो 3 प्रोसेस के अंदर हमारी ये जो पूरी साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहला ऑक्सीडेशन है ना, सेकेंड हमारा रिडक्शन और शुगर फॉर्मेशन, और लास्ट हमारा है रीजनरेशन ऑफ RUDP। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये साइकिल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जनरली आपके इसके फेजेस भी बता रखे हैं। जैसे फर्स्ट फेज की बात करें तो कार्बन फिक्सेशन मतलब कार्बन जो है वो CO2 की फॉर्म में फिक्स की जाती है एनवायरनमेंट से। तो फर्स्ट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन। तो आप देख सकते हैं CO2 बाइंड्स टू RUBP शुगर विथ हेल्प ऑफ रुबिस्को, मतलब कि CO2 जो है वो रुबिस्को एंजाइम की सहायता से RUBP के साथ में कंबाइन होती है टू फॉर्म 3PgA। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट इज 3PgA, ठीक है, और 3PgA के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 2 मॉलिक्यूल जो हैं किसके बनते हैं, 3PgAl के। अब आप यहाँ देख सकते हैं रिडक्शन फेज, रिडक्शन होता है इसी 3PgA का। तो 3PgA इज कन्वर्टेड इनटू G3P, या फिर हम बोल सकते हैं कुल मिलाकर के ग्लूकोज के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है। ATP प्लस NADP यहाँ पर DPH जो है वो यूज होता है, एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन। ये कहाँ ये यूज हो रहा है, यहाँ पर कहाँ से मिला था हमको, लाइट रिएक्शन से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन की जो थर्ड स्टेप है, इसके अंतर्गत आपका टर्न इनटू कार्बोहाइड्रेट और शुगर, ठीक है। जो हमारे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, शुगर में या फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन में। ये आपका वापस से क्या कर देता है, रीजनरेशन फेज। लास्ट फेज जो है यहाँ पर ATP जो है वो यूज होती है, एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन जो हमको मिली थी वो यूज हो जाती है यहाँ पर, और रीजनरेशन फेज, ठीक है। G3P प्लस ATP यूज्ड टू मेक RUBP, मतलब कि वापस से ATP का यूज होता है और RUBP का वापस से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन फेज। फिर वापस से साइकिल, जब RUBP बन गया तो RUBP वापस से क्या करेगा कि इन मॉलिक्यूल्स को या कार्बन का फिक्सेशन करेगा या CO2 का स्थिरीकरण करके वापस से प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं ये सारी प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। द केल्विन साइकिल अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द प्लांट सेल, है ना, प्लांट सेल के स्ट्रोमा के अंदर ये जो है वो कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से केल्विन साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है, मैकेनिज्म के जो डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन के बाद में जो डार्क रिएक्शन आई, तो डार्क रिएक्शन में हमारा सबसे पहला जो टाइप था C3 साइकिल वाला, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स देख लिए, कहाँ कहाँ होती है इसकी बात करें तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलती है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ये देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, राइस है, वीट है, पोटैटो है, चावल, ठीक है, चावल, वीट, गेहूँ हो गया, तो इन सब में ये जनरली देखने को मिलती है। और ज़्यादातर लीफी पार्ट के मेसोफिल के अंदर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंट था डार्क रिएक्शन का, C3 साइकिल कंप्लीट होता है। थैंक यू।